हम में वो कटुता नहीं है तो कमलनाथ जी का कि जो ये कह रहे हैं ना निपटाओ, ये करो, वो करो। अतिथि देवो भव। जो भी अतिथि ग्वालियर आएगा उनका स्वागत किया जाएगा, और जब चुनाव का समय आएगा तो जनता उचित निर्णय लेके उन्हें यहाँ से भेजेगी। महाराज का अंदाजे बयां ये बताता है कि उपचुनाव की चुनौती के लिए वो पूरी तरह से मैदान में उतर गए। हालांकि धार्मिक आयोजन में शामिल होने वे एक दिन के दौरे पर मुरैना ग्वालियर पहुंचे, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने सेपा सलार एनएल सिंह कंसाना के लिए स्थानीय किसानों से बात की। इस मौके पर उन्होंने ये भी जताया कि बीजेपी पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ रही है। ये मत समझना कि एनएल सिंह जी ये चुनाव लड़ रहे हैं। आपको ये समझना है कि शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चुनाव लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचारी और वादा खिलाफ की सरकार कांग्रेस 15 महीने की रही है। जहां गरीब अति गरीब हो गया। उधर सिंधिया के एक और खासम खास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने गुना में हुंकार भरी। उन्होंने इशारों में पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। एक तरफ राम और लक्ष्मण की जोड़ी है और एक तरफ छोटे मियाँ बड़े मियाँ की। आज इस चुनाव में विषय संजू भैया या केएल अग्रवाल का नहीं है। विषय है शिवराज सिंह, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बीच का। आप सबको निर्णय करना है इस बात के ऊपर कि कौन सी जोड़ी के साथ मध्य प्रदेश की जनता सुरक्षित महसूस। राम लक्ष्मण छोटे मियाँ बड़े मियाँ की जोड़ी को लेकर मंत्री जी के स्तंज में दम तो है। ये अलग बात है कि कांग्रेस इसे अलग नजरिए से देखती है। राम लक्ष्मण जी की सिंधिया जी से कल्पना करना, शिवराज सिंह जी से कल्पना करना, मैं ऐसा मान के चलता हूँ ये बहुत हल्की सोच है। ये शिवराज सिंह और सिंधिया जी, इन दोनों के चरित्र अलग अलग हैं, इन दोनों की सोच अलग अलग है, इनकी राजनीतिक विचारधारा दोनों की अलग अलग है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों के लिए बीजेपी पिछले दिनों सदस्यता अभियान चलाकर चुनावी प्रचार का आगाज कर चुकी है। अगले हफ्ते पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी सत्ता के सबसे बड़े रण में प्रचार का शंखनाद करेंगे। प्रदेश की सत्ता के अलावा ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी के दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य की भी होगी, जिसका फैसला ग्वालियर चंबल की जनता तय करेगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है जोड़ी की जंग। तो बिल्कुल ठीक है, राजनीति में जोड़ियां हमेशा रही हैं। इसके पहले भी हमने इसी मंच पर जिक्र किया है। अटल जी और आडवाणी जी की जोड़ी रही है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी रही है। मध्य प्रदेश में इसके पहले सिंधिया जी के बीजेपी में आने के पहले शिवराज जी और नरेंद्र जी की जोड़ी रही है, और अब ये त्रिमूर्ति में बदल गई है। और जैसा आपने सुना कि जो सिंधिया जी के अटूट समर्थक हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, उन्होंने तो राम और लक्ष्मण की जोड़ी से इसकी तुलना की है। और दूसरी तरफ छोटे मियाँ बड़े मियाँ बताया है कमलनाथ जी को और दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी को। बहरहाल जोड़ियाँ निश्चित तौर पर बड़ा अंतर पैदा करती हैं, चाहे वो जोड़ियाँ घर की हों। राम और लक्ष्मण की जोड़ी तो अद्भुत ही जोड़ी रही है, पति पत्नी की जोड़ी, भाई बहन की जोड़ी, तो जोड़ियाँ तो बहुत अद्भुत रोल प्ले करती रही हैं। अब ये देखना है कि मध्य प्रदेश के चुनावी समर में, जिसके लिए शंख और तमाम जो तैयारियां हैं वो आरंभ हो चुकी हैं ज़ोर शोर से, तो जोड़ियों का ये समीकरण किस पर भारी पड़ता है, चाहे त्रिमूर्ति की हम बात करें या महाराज और शिवराज की बात करें या फिर हम बात करें कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की, तो कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज जोड़ियों की इस जंग पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सुशील शर्मा जी, बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं बीजेपी के लीडर और मोटिवेशनल स्पीकर, जो अभी भी शायद कुछ तैयारी में जुटे थे, क्योंकि मोटिवेशन एक निरंतर चलने वाला मंत्र है, तो उसमें लगे थे और मैं देख रहा था बहुत गहन गंभीरता से तैयारी कर रहे थे। और बहुत स्वागत करता हूँ पंकज चतुर्वेदी जी का, और साथ ही मैं स्वागत करता हूँ सैयद जाफर साहब का जी, जो अपेक्षा कर रहे थे अपने मित्र से, पंकज जी से, कि वो कहीं ना कहीं जो हैं एक रागात्मक भाव उनके प्रति रखेंगे। तो युद्ध में कितना रागात्मक भाव होता है ये बड़े द्वंद्व का विषय है, लेकिन पंकज जी चूँकि एक अंतर्दृष्टि रखते हैं तो वो इस पर ज़्यादा रोशनी डालेंगे। सैयद जाफर साहब का भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ, युवा कांग्रेस नेता और स्पोक्स पर्सन। सबसे पहले सुशील जी, ये जोड़ियों का जो गणित है
और जिसको राम लक्ष्मण तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ बताया जा रहा है। जोड़ियों का महत्व राजनीति में और मध्य प्रदेश के सियासी घमासान में इन जोड़ियों का इम्पैक्ट, और क्या इन्हीं जोड़ियों पर मुख्य तौर पर, क्योंकि कमान तो युद्ध की इन्हीं के हाथ में है, ग्वालियर चंबल में सिंधिया जी संभालेंगे, मध्य प्रदेश में भी संभालेंगे, और शिवराज जी तो फिर पुराने सीजन प्लेयर हैं ही, और उधर दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी। कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर जिस तरीके की बात अभी हमने सुनी, आपने जो दिखाया, उस हिसाब से एक बात तो समझ में आती है कि इस चुनाव को मुद्दों से अलग हटकर एक अलग प्लेटफॉर्म पर ले जाने की तैयारी प्रत्याशियों, जो संभावित प्रत्याशी उनकी तरफ से की जा रही है। इसका मतलब है कि मुद्दे गौड़ होंगे, आपको चेहरा देख के वोट करना है। उस चेहरे में जोड़ियां मिलाई जा रही है। जो सिंधिया कभी कांग्रेस के साथी हुआ करते थे, वो अब शिवराज के साथ जोड़ी बन चुकी है उनकी, और एक तरफ उनका ये कहना कि शिवराज और सिंधिया की जोड़ी रहेगी, और दूसरे तरफ कमलनाथ दिग्विजय, कहीं ना कहीं ये किया जा रहा है। दूसरा, मुझे सिसोदिया जी की एक बात में बड़ा बारीक सी चीज़ है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने राम लक्ष्मण छोटे मियाँ बड़े मियाँ कहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी में जाने के बाद जो हिंदुत्व और वो वाली लाइन भी जो है, इसमें कहीं ना कहीं उसका पुट नजर आता है। अब ये आगे कितनी बढ़ेगी ये बात अलग है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी रहती है ना, कि छोटे मियाँ बड़े मियाँ इधर कह दिया और राम लक्ष्मण, तो जो धर्म का जो पुट है वो कहीं ना कहीं इसमें एक नजर आता है। अब इसको कितना बारीकी से जनता लेती है, मुद्दा अलग होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, देखिए, ये चुनाव मूलतः सिर्फ सिंधिया जी की साख तय करेगा, सिंधिया जी की प्रतिष्ठा तय करेगा। इसलिए आप देखिए, सिंधिया जी ने भाषण में अपना नाम सबसे आखिरी में लिया। पहला नाम शिवराज, दूसरा नाम नरेंद्र सिंह तोमर, और तीसरा सिंधिया। और प्रत्याशी भी वही बात कह रहे हैं, और जो पार्टी बदल के गए मुखिया जिनके साथ बाकी लोग हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि चेहरा देख के वोट देना, बाकी सब चीज़ें फिलहाल गौड़ है। जी, ये आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि चेहरा देखकर वोट देना। चलिए, मैं एक रिएक्शन पंकज जी का लेकर फिर सैयद जाफर साहब की तरफ बढ़ूंगा। क्या कहेंगे पंकज जी? चेहरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और सिंधिया जी का एक पुराना इंटरव्यू है, जो बहुत पुराना भी नहीं है, लेकिन 2016 और 17 के बीच का है, जब बंसल न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही थी कि शरद जी, नाउडेज पॉलिटिक्स इज़ इंटायरली चेंज्ड, और अब राजनीति में चेहरा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि पार्टी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है चेहरा। जी, क्या कहेंगे पंकज जी? जी जी शरद जी, मैं इस इंटरव्यू का प्रत्यक्ष गवाह हूँ। भोपाल के लिए भी अशोक होटल में आपका संवाद था सिंधिया जी से जी, और बिल्कुल ये बात ठीक कही जो आपने कहा, यही उन्होंने कहा था। लेकिन मैं बस थोड़ा सा आग्रह आपसे कर रहा हूँ कि चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। तो भारतीय जनता पार्टी एक दल नहीं है जी। हम लोग दिल से मध्य प्रदेश के विकास, उत्थान और कल्याण की भाव और भावना के साथ काम कर रहे हैं। और मुझे बड़ा दुख है कि पूर्व मंत्री लाखन सिंह जी कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण से तुलना नहीं करना चाहिए। तो किससे तुलना करेंगे? भारत भूमि पर सनातन संस्कृति में सब तुलना प्रभु से करते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण का जो जोड़ी है वो अविस्मरणीय जोड़ी है जी। अब ये लाखन सिंह जी को तय करना है, कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि उनकी रुचि बड़े मियाँ छोटे मियाँ में या राम लक्ष्मण में। पर लाखन सिंह जी का बयान स्थापित करता है कि कांग्रेस पार्टी की रुचि बड़े मियाँ छोटे मियाँ में है, और हम सब जानते हैं कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अब समस्या शरद जी ये है कांग्रेस पार्टी के साथ कि भारतीय जनता पार्टी में तो सब 1 और 1 11 है, कांग्रेस में 1-1 0 की स्थिति है। कौन कैंपेन करने जाएगा? कहाँ है कमलनाथ जी, कहाँ है दिग्विजय सिंह जी? ये ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया में, टीवी स्टूडियो में कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ताओं की बाढ़ आई हुई है। रोज एक पत्रकार वार्ता। ये बात और है कि उसको उतना स्थान नहीं मिल पाता क्योंकि उसमें कुछ विशेष नहीं है। आप जनता के बीच कब जाएंगे? वही भारतीय जनता पार्टी है जो वर्चुअल रैलियों के कई चक्र पूरे कर चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय सिंधिया जी, माननीय थावरचंद जी, माननीय प्रहलाद पटेल जी, फग्गन सिंह जी, माननीय वीडी शर्मा जी, हमारे तमाम सारे बड़े नेताओं के इन ग्वालियर चंबल में अपितु 27 के 27 विधानसभा सीटों पर वर्चुअल रैली के कई दौर हो चुके हैं जी। जो अनुषंगिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी के, वो सब अपनी अपनी भूमिका में कार्यरत हैं। तो सवाल सिर्फ इस बात का है कि अब जनता को यह तय करना, और आज सिंधिया जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि निपटाने की संस्कृति, नकारात्मक संस्कृति, द्वेष, आपने रागात्मक बात करी, जाफर मेरे अनुज सदा अनुज रहेंगे और हमको कांग्रेस से कोई द्वेष नहीं है। लेकिन सिर्फ शिकायत थी कि जिन वादों की पूर्ति के लिए कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया जी ने आवाज उठाई वो वादे अपूर्ण है। और वादे किसके थे? इनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी के वादे थे।
तो राग द्वेष का विषय है ही नहीं, विषय मध्य प्रदेश के विकास का। और इसीलिए ये चुनाव शरद जी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में जरूर कमलनाथ जी की, दिग्विजय सिंह जी की प्रतिष्ठा, बड़े मियां छोटे मियां की प्रतिष्ठा दांव पर हो सकती है, पर भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और कमल की प्रतिष्ठा दांव पर है। और हमारे सारे नेता और कार्यकर्ता एकजुट भाव से जनता के बीच में, और जनता का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा, ऐसा हम विश्वस्त हैं। जाफर साहब, चूंकि रागात्मक भाव की बात हुई है, प्रेम तत्व की प्रधानता इस बातचीत में नज़र आ रही है, जो शायद ऐसी डिबेट्स में कुछ लोगों को चौंका भी सकती है। लेकिन प्रेम भाव के बिना जीवन क्या है। और एक बड़ा सुंदर गीत है, शायद लता जी का ही है, कि हमको ये शिकायत है कि वो कुछ नहीं कहते। और शायद सिंधिया जी को ये शिकायत थी कि आप राज्यसभा में फर्स्ट प्रायोरिटी के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते, आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कुछ क्यों नहीं कहते। तमाम चीज़ें थी, जो फैसला हुआ उसको उन्होंने स्वीकारा। और आपके इस कुछ न कहने की वजह से ही एक बड़ा घटनाक्रम भी हो गया, वो तो अतीत की बात है। बहरहाल वर्तमान में आइए, उपचुनाव, राम लक्ष्मण की जोड़ी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ की जोड़ी, और जोड़ियाँ किस तरह से कारसाज होती हैं और कमाल करती हैं राजनीति में, कुछ इस पर रोशनी डालिए। जी, आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ मैं। जी सुशील जी, मैं जाफर साहब को तो सुनूंगा ही, लेकिन जैसा आपने भी कहा कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ से तुलना की गई, क्या इसमें भी कुछ सोचकर जो नारे और स्लोगन गढ़ने की बात है, कुछ उस तरह से बीजेपी की तरफ से ये एक जोड़ी का इंटाइटल जो इसको दिया गया है, वो कुछ इस अंदाज में दिया गया है? और इसके आगे भी क्या आपको लगता है कि ये कॉम्बिनेशन उसी तरह से प्रभावी होगा? हालांकि त्रिमूर्ति थी 2018 में, सिंधिया जी भी इस जोड़ी का हिस्सा थे। क्या कहेंगे आप? एक संक्षिप्त टिप्पणी, फिर मैं समझ लेता हूं जाफर साहब, अगर उनकी आवाज़ में। चलिए जाफर साहब जी कहिए, हम आपको सुन पा रहे हैं, फिर मैं सुशील जी की तरफ आऊंगा। जी बोलिए। देखिए, जैसा कि पंकज जी कह रहे थे कि भगवान राम और भगवान लक्ष्मण जी की जोड़ी से तुलना क्यों नहीं की, क्यों नहीं जाना चाहिए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आप उनके जैसे हो सकते हो, उनके जैसे बन सकते हो, लेकिन तुलना सही में नहीं की जाना चाहिए। मैं इस बात से आपके इत्तेफाक रखता हूं पंकज जी। उनका कद और इंसान का कद जमीन आसमान का अंतर है, एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जो वो जोड़ी थी जिन्होंने हर सुख दुख से लेकर, सत्ता से लेकर, वनवास से लेकर, युद्ध से लेकर साथ खड़े रहे। और पंकज जी, आप भूल रहे हैं क्या, आप भी उस कमेटी के मेंबर थे, मैं भी उस कमेटी का मेंबर था, जिस जोड़ी को लेकर राहुल जी ने कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मैदान में उतारा था। और यही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने 15 साल की भ्रष्टाचार वाली भाजपा सरकार और शिवराज सिंह को लताड़ा था। और आज कैसे आप कह सकते हो कि 2 महीने के अंदर वो जोड़ी खत्म करके हम नई जोड़ी बना देंगे? ये कोई फिल्म तो हुई नहीं कि ये फ्लॉप हो गई तो नई फिल्म लेके आ गए, इसका डायरेक्टर बदल दिया, इसके हीरो बदल दिए, इसके हीरोइन बदल दी। ऐसा नहीं हो सकता। आऊंगा पंकज जी, बिल्कुल आऊंगा आपके पास। ऐसा नहीं हो सकता। राजनीतिक, जैसा कि सुशील जी कह रहे थे कि इस बार जो है वो मुद्दे गौण होंगे। बिल्कुल सुशील जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि मुद्दे गौण नहीं हो सकते। ये तो क्या होता है कि जो प्राइमरी स्टेज का इलेक्शन होता है उसमें शुरुआती दौर पर दोनों पार्टियां इस प्रकार की बातें करती हैं, लेकिन अंत में जाकर कांग्रेस पार्टी को भी कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली 15 महीने की सरकार का जवाब जनता के बीच में देना पड़ेगा। अंत में जाकर शिवराज सिंह चौहान जी को भी 15 साल की पुरानी सरकार का जवाब देना पड़ेगा। अंत में जाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी अभी 6 महीने और 8 महीने और साल भर की सरकार चुनाव जब तक होगा तब की सरकार का अपना आकलन और अपना मापदंड उठा के देना पड़ेगा जनता के बीच में। बिना जनता के मुद्दों से जुड़े हुआ ये चुनाव संभव नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बातें कही थी वो आज भी जिंदा हैं। और जो 15 महीने के कार्यकाल में जो योजनाएं हुई थी उसके गवाह तो हमें दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। उसके गवाह तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रहे हैं, जिन्होंने स्वीकार किया कि भैया 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। मुझे अच्छी तरीके से याद है 7 या 8-9 तारीख के आसपास ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मन मुटाव तेजी से बढ़ा और उन्होंने जाने का फैसला लेने का शुरुआत की। उसके 4-5 दिन पहले वो बीमार हुए थे और बीमार होने के पहले वो ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे में आए थे और उन्होंने कर्ज माफी के बारे में कमलनाथ जी की सरकार की कसीदे पढ़े थे। जी चलिए, लेकिन जब युद्ध और युद्ध के नियम बदलते हैं और कई बार जब एक दूसरे के प्रति राग और अनुराग भी बदलता है,
तो बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन पंकज जी इस पर कुछ रोशनी डालना चाह रहे हैं, मैं उनसे एक छोटी टिप्पणी लेकर संक्षेप में पंकज जी अपनी बात कहिएगा, क्योंकि दूसरे राउंड पर भी मैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ आना चाहूँगा। जी पंकज जी बोलिए सर। मैं शरद जी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थोड़ा सा अवसर दीजिएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं कि जाफर ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि कांग्रेस की तरफ से जोड़ी कमलनाथ जी की थी और सिंधिया जी की थी, पर उस जोड़ी में दाल भात के बीच में एक सज्जन, उनको क्या कहते हैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता मैं, तो दाल भात के बीच में एक तीसरे सज्जन आ गए चंद। मामला वहां से बिगड़ा कि सरकार बनी सिंधिया जी के कारण, मुख्यमंत्री बने कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री बने कमलनाथ जी, सरकार चला रहे थे वो तीसरे सज्जन जो दाल और भात के बीच में आ गए। और सिंधिया जी ने, शरद जी, कोई राज्यसभा प्रदेश अध्यक्ष की बात ही नहीं करी। सिंधिया जी ने हमेशा कहा कि वो सेवा करना चाहते हैं और सबसे पहले सरकार बनने के 3-4 महीने बाद ये सवाल उठाया कि कौन से किसान का 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन में माफ हुआ, कौन से बेरोजगार को 4000 का बेरोजगारी भत्ता दिया सरकार ने, किस कर्मचारी की नियमितीकरण किया सरकार ने, कौन से कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री जी नहीं मिलते और नहीं मिलते तो राहुल गांधी के शब्दों में हटा दिया जाएगा। तो सिंधिया जी ने उन वादों के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ी जो कमलनाथ जी की सरकार पूर्ण नहीं कर पा रही थी। अब जहां तक विषय इन सब बातों का है कि तुलना राम लक्ष्मण से नहीं की जानी चाहिए, तो मैंने तो इसको कांग्रेस के ऊपर छोड़ा कि मैं कांग्रेस की बुद्धि पर मुझे तरस आता है और फिर आग्रह कर रहा हूं कि भारत भूमि पर प्रभु श्री राम, प्रभु श्री लक्ष्मण से तुलना की जाती है और लोग कामना करते हैं कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जैसे बने, हम प्रभु श्री लक्ष्मण के जैसे बने। अब कांग्रेस को यदि राम नाम से पीड़ा है और यही समझते हैं शरद जी, और मुझे सच में एक सनातनी होने के नाते, हिंदू होने के नाते इसी बात की तकलीफ है कि यदि कहीं राम का नाम आता है तो कोई ना कोई कांग्रेसी उस राम नाम के आड़े आता है। इसकी सबसे बड़ी पीड़ा, और कांग्रेस को इसका विश्लेषण करना चाहिए कि यदि भारत भूमि पर राम की धरा पर राम का नाम नहीं लिया जाएगा, राम जी से तुलना नहीं की जाएगी, चलिए जवाब ले लेते हैं। की जाएगी क्या बड़े मियां छोटे से तुलना, बड़े मियां छोटी में तुलना की जाएगी? जी जाफर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप संक्षेप में? जी मुझे बड़ा दुख हुआ कि पंकज जी जैसा काबिल व्यक्ति मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाया। पंकज जी, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि भगवान राम को मानने की बात पे मैंने आपसे ये नहीं कहा, भगवान राम की मानने की बात पे मैंने ये बात आपसे कही थी कि तुलना उनके साथ नहीं होने चाहिए। भगवान राम जी के जैसे हम कोई नहीं, मैं बड़ी जवाबदारी से कह सकता हूँ, मैंने भी किसके साथ करें, बड़े मियां के साथ थोड़ी नहीं, मैं मुझे बोलने दीजिए पंकज जी, मैं बड़ी जवाबदारी से कह सकता हूँ कि हम भगवान राम के बातों का अनुसरण कर सकते हैं, उनके जैसे बनने में तो हम तनिक भर भी नहीं बन सकते, ना उससे आप तुलना की सकते। मैं आपके सनातन धर्म की पूरी परिभाषा के साथ, आप मुझसे अलग से डिबेट कर लेना पंकज जी, मैं आपके साथ उसमें भी तैयार हो जाऊंगा, लेकिन मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि मेरी भावना वो नहीं थी जो आपने प्रस्तुत करते। आपसे आप तो ये बता दीजिए कि कांग्रेस को राम नाम पर आपत्ति क्यों है? शरद जी, मेरा सवाल सिर्फ है कि कांग्रेस को राम नाम पर आपत्ति क्यों है? पंकज जी, राम नाम से आपत्ति नहीं है, कांग्रेस की आपत्ति राम जैसे हो नहीं सकते हैं ये कहा है। ये जाफर साहब की अपनी प्रतिक्रिया है, मैं इसको अरे राम जैसे, शरद जी, राम तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन राम जैसे होने का प्रयास तो कर सकते हैं। राम तो दुनिया में एक ही थे। जी अरे तो फिर तुलना किससे करेंगे? बड़े मियां से थोड़ी करेंगे, बड़े मियां से थोड़ी करेंगे तुलना नहीं। देखिए तुलना की, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ पंकज जी, आप फंस रहे हो, आप इसको बाद में मंथन कर लेना। तुलना की बात, तुलना नहीं कर सकते पंकज जी, हम बात कर रहे हैं राम लक्ष्मण की जोड़ी की, कांग्रेस कह रही कि नहीं राम जी की बात मत करो। चलिए जाफर साहब, आप कोई अच्छी जोड़ी की कोई उपमा दे दीजिए, आप उपमा दे दीजिए कोई जो आपके वरिष्ठ नेता बड़े मियां छोटे मियां की देते हैं ये। नहीं, मैंने तो ये कहा कि भगवान राम और लक्ष्मण की जोड़ी की आप जो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, वो तो हर दुख सुख साथ में रहे। अब सिंधिया जी को जैसे व्यक्ति को फिर ये कहो कि 17 साल जो लगातार कांग्रेस पार्टी में राजनीति में महबूब पहली सी मोहब्बत न मान, ये बहुत ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। मैं रह गए वो दाल भात में ऐसा कौन सा लाभ, वो दाल भात में तीसरे सज्जन आ गए ना सर, वजह से उनको साथ छोड़ के जोड़ी बदलना पड़ा। जी चलिए सुशील जी की तरफ मैं आ रहा हूँ। सुशील जी, ये तो व्याख्याओं का दौर हो गया और अपनी अपनी भावनाओं की बात हो गई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये बात ठीक है कि जो पंकज जी भी सहमत हैं और जाफर साहब भी यही बात कह रहे हैं, राम होना तो बहुत कठिन है। बिल्कुल जी, लेकिन ये जरूर है कि राम के मूल्यों से प्रेरणा ली जा सकती है
और अंशतः भी पालन अगर हम कर पाएं अपने जीवन में तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम कम से कम उस आदर्श के आसपास कहीं खड़े तो नजर आ सकते हैं। लेकिन मैं फिर उसकी बात करूंगा कि ये जोड़ी क्या वो कमाल कर पाएगी, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी की ताकत तो पहले भी चुनावी ताकत काफ़ी बेहतर रही है कांग्रेस से तुलना करें, और यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की आंधी मध्य प्रदेश में आंधी नहीं, एक नज़दीकी मुकाबले में बदल गई बीजेपी कांग्रेस के। आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि तब 3 थे अब 2 हैं जी? नहीं, पहली बात तो कि जोड़ी वाली बात जो आपने कही थी, देखिए कृष्ण सुदामा की जोड़ी कहा जाता है तो इसका आशय क्या निकाला जाता है? आप तुलना तो किसी को तो आपको कोई पैरामीटर तो बताना पड़ेगा ना। तो मुझे लगता है कि राम लक्ष्मण की जोड़ी कहने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत वो छोटे मियाँ बड़े मियाँ जो यूज़ किया गया है वो कहीं ना कहीं भाजपा का रणनीतिक वो दिखता है। वो पंकज जी मुझे लगता है बहुत कम समय में भाजपा के बहुत अच्छे प्रवक्ता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब आपने मूल बात की कि उस क्षेत्र में क्या हुआ। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी सबसे ज़्यादा, बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा डर की बात यह है कि 4-4.5 लाख वोटों का अंतर ग्वालियर चंबल संभाग में है। बीजेपी उस 4.5 लाख वोट के गड्ढे को कम करते हुए वापस जीत की तरफ आना है, तो ये बड़ा अंतर है। और ये केवल कांग्रेस ये आकलन करने की कोशिश कर रही है कि ये जो ग्वालियर चंबल की जो 16 सीटों का जो अंतर है, जो कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले पूरे उस क्षेत्र में, तो ये वोट क्या सिंधिया के कारण मिले हैं या इसमें कांग्रेस की वैचारिक वोट उसमें साथ है? यही द्वंद्व है। और इस द्वंद्व में जिस आप देखिए पूरी रणनीति, जैसे जफर जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट हो रहा है कि मुद्दों की बात होगी तो ना तो 15 साल में बहुत कुछ कह पाएंगे, ना आप 15 महीने में कह पाएंगे। जो कुछ होगा चेहरे के आधार पर होगा, और चेहरे को लेकर ही बीजेपी ने अब रणनीति बदलते हुए उस तरफ जाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अगर इसको लेके चल रही कि वो काम के आधार पर कर लेगी, तो काम हुए हैं, काम नहीं हुए, दोनों बताने के लिए दोनों के पास बहुत कुछ है। पौराणिक उपमाओं से ही ये बात शुरू हुई थी और उसी पर मुझे लगता है कि हम इस बात को कंक्लूड करेंगे। महाभारत में दोनों ही पक्ष जो थे उनकी ताकत में कहीं कमी नहीं थी, और अगर आप कहें कि युद्ध के नियम भी अगर टूटे हैं तो दोनों तरफ से टूटे हैं। या आप कह सकते हैं कि पहले इन्होंने तोड़ा, पहले इन्होंने तोड़ा, लेकिन दोनों तरफ से बराबर नियम टूटे हैं। लेकिन जो एक बड़ा अंतर था, वो बड़ा अंतर थे कृष्ण। कृष्ण उस मौके पर जहां दुविधा उत्पन्न होती थी, वो मार्गदर्शक की तरह सामने आ जाते थे और कहते थे इसमें उलझो मत। दूसरी तरफ भीष्म जैसे अद्भुत प्रणेता थे, लेकिन वो ये मानते थे कि उनकी निष्ठा हस्तिनापुर से बंधी हुई है। कांग्रेस की भी कुछ निष्ठाएं हस्तिनापुर से बंधी हुई हैं। हस्तिनापुर से जब निष्ठाएं बंध जाती हैं तो कई बार वो निष्ठाएं जंजीर बन जाती हैं। और जिस तरह से कृष्ण ने पांडवों को एक उन्मुक्त आकाश में उड़ने का अवसर भी दिया, उनको नैतिक अनैतिक के द्वंद्व से बाहर निकाला, बीजेपी कई बार शायद उस जोनर में जाती हुई दिखती है। कांग्रेस को क्या इस जोनर में जाना होगा? क्योंकि सैयद जाफर जैसे मैं युवा नेताओं को देखता हूं तो वो ये मानते हैं कि हमें कुछ पारंपरिक रस्मों को तोड़ना होगा, हमें कुछ पारंपरिक लकीर के फकीर टाइप चीज़ों को तोड़ना होगा, लेकिन वो टूटती नहीं है। और टूटती हैं तो कुछ वो चीज़ें टूटती हैं जिसको आप कह सकते हैं कि वो दिलनुमा चीज़ें होती हैं, और उसमें युवा नेता भी होती हैं और वरिष्ठ नेता भी होते हैं। कांग्रेस को अपने इस द्वंद्व से निकलना होगा, कृष्ण स्वयं ही बनना होगा। कृष्ण आपके भीतर ही है, और ये कृष्ण अगर कांग्रेस को द्वंद्व से निकाल पाएगा तो ये जो कुरुक्षेत्र मध्य प्रदेश का है ये बहुत रोचक होगा और बड़ा ज़बरदस्त होगा। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।